बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम मोहम्मद वसीम चौधरी फ्रॉम CCU सेकेंडरी स्कूल कोटद्दू। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास फ़िज़िक्स से यूनिट नंबर चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, उसका आज हमारा टॉपिक है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने आपको न्यूक्लियस के बारे में, एटम के बारे में, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, इससे रिलेटेड प्रोटॉन नंबर, न्यूक्लियॉन्स, ये सब बातें छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस, डेफिनेशंस के हवाले से क्लियर की थी आप लोगों को। आज के ये जो टॉपिक हैं ये भी बेटा शॉर्ट के लिहाज से हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, कुदरती ताबकारी, हमारा ये चैप्टर न्यूक्लियस से रिलेटेड है, रेडिएशन से रिलेटेड है कि ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अनस्टेबल होते हैं, गैर क़याम पज़ीर होते हैं, तो कुदरती तौर पर उनसे शुआएं ख़ारिज होती रहती हैं, रेडियो एक्टिव रेज़ जो हैं वो ख़ारिज होती हैं। तो उसी प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। अब कौन से एलिमेंट्स रेज़ जो हैं इमिट करते हैं, ख़ारिज करते हैं, और कौन से एलिमेंट्स नहीं करते कुदरती तौर पर। डेफिनेशन में ऐसा कहा गया है कि द एलिमेंट्स हैविंग द एटॉमिक नंबर जिनमें प्रोटॉन्स की तादाद 82 हो या ग्रेटर देन 82 या 82 से 82 से ग्रेटर हो, तो फिर क्या होता है, द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन, उनसे कुदरती तौर पर दो तरह के रिएक्शन केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। आप लोग बाखूबी वाकिफ़ होंगे केमिस्ट्री में इन दो नामों से। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस वो होते हैं जो खुद ब खुद इस कुराए अर्ज़ पर नेचुरली जो हैं वो अक्कर कर जाते हैं, और नॉन स्पॉन्टेनियस उन रिएक्शंस को कहा जाता है जिन्हें खुद आप लोगों ने एनर्जी प्रोवाइड करके स्टार्ट करना होता है, खुद आप लोगों ने उनसे एनर्जी हासिल करने के लिए स्टार्ट करने पड़ते हैं, उन्हें नॉन स्पॉन्टेनियस कहते हैं। तो अभी हम कह रहे हैं द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन by unstable nuclei having the atomic number 82 or greater than 82, then that emission is called natural radioactivity। क्या कह रहा हूं, द स्पॉन्टेनियस इमिशन कहते हैं अखराज को, खारिज करना, ऑफ रेडिएशन, रेज़ का जो है, शुआओं का अखराज, स्पॉन्टेनियस कुदरती तौर पर, बाई अनस्टेबल गैर क़याम पज़ीर न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस की जमा है। अब मैंने यहाँ पर आगे लिख दिया हैविंग द एटॉमिक नंबर 82 और ग्रेटर देन 82, जिनका एटॉमिक नंबर, वो जो ये अनस्टेबल हैं कौन से हैं भला, वो जिनका एटॉमिक नंबर 82 या 82 से ज़्यादा होगा, उनसे कुदरती तौर पर क्या होंगी, शुआएं खारिज होंगी। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। अब जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स का क्या नाम होगा जिनसे शुआएं खारिज हो रही हैं। अब यूरेनियम से मोस्टली हम एग्जांपल देते हैं, शुआएं खारिज हो रही होती हैं, रेडियो एक्टिव रेज़ इमिट हो रही होती हैं, क्योंकि यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर है, यहाँ पर लिखा भी होगा मैंने, 92 होता है, यानी 82 से ज़्यादा है, 82 से ग्रेटर है, तो उससे नेचुरली कुदरती तौर पर शुआएं खारिज होती हैं। तो उस एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और जो रेज़ खारिज होंगी, उन्हें शुआएं इमिट होंगी, उन्हें क्या कहेंगे, रेडियो एक्टिव रेज़। अब हमने एक डेफिनेशन पढ़ी नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की, क्या है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर कितना हो, 82 से ग्रेटर हो, उनसे नेचुरली क्या होती हैं,
रेज इमिट होती हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, खुद ब खुद होता है, नेचुरल प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को खारिज होने के, रेडिएशंस इमिट होने के इस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और उन एलिमेंट्स को हम क्या नाम देंगे जिनसे शुआएं खारिज हो रही होंगी, उन एलिमेंट्स को नाम देंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और जो रेडिएशंस खारिज हो रही होंगी उन्हें हम रेडियो एक्टिव रेज बोलेंगे। ये 3 बात। सबसे पहले जो है ये प्रोसेस हेनरी बेकरेल ने 1896 में एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ। उसको पता चला कि यूरेनियम साल्ट के जो क्रिस्टल्स थे उनसे इनविजिबल जो है वो रेज खारिज हो रही थी, खुद ब खुद रखे हुए थे उनसे। और वो फोटोग्राफिक प्लेट को जहाँ इकट्ठे उसने वो साल्ट कहाँ से था, यूरेनियम जो है उससे हासिल किया गया था उसको, और फोटोग्राफिक प्लेट्स को जो है वो रख दिया इकट्ठे। और तो जब उसने बाद में खोला, कुछ अरसे बाद देखा उसे, तो वहाँ पर स्पॉट्स लगे हुए थे फोटोग्राफिक प्लेट पर जो है उसने अपने निशानात छोड़े हुए थे। तो एक्सीडेंटली अचानक से उसको ये जो है ना ऑब्ज़र्व हुआ कि जो हमारे पास यूरेनियम है उससे कुदरती तौर पर शुआएँ जो हैं वो खारिज होती हैं। आगे फिर मज़ीद इसके बारे में जब रेडियो एक्टिविटी के बारे में तजर्बात किए गए तो फिर बहुत सारी चीज़ें सामने आई। वो फर्दर इस चैप्टर में हम डिस्कस भी करेंगे। जस्ट आपको बता रहा हूँ आज कि आयोनाइजेशन जो है कि जब ये किसी गैस से गुजरते हैं तो उसको आयंस में कन्वर्ट कर देते हैं। पेनिट्रेटिंग पावर यानी कि इनकी जो रेज होंगी, रेडियो एक्टिव रेज, ये किसी भी मटेरियल से गुजरने की सलाहियत रखती हैं। वो डिफरेंट रेज हैं और डिफरेंट ही उनकी पेनिट्रेटिंग पावर होगी। अब रेज कौन कौन सी होंगी? अल्फ़ा उसको नाम दिया जाता है, बीटा नाम दिया जाता है, गैमा रेज नाम दिया जाता है। तो ये 3 तरह की रेज इमिट होंगी। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहे हैं, नेचुरल प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसके नतीजे में हम लोगों ने कहा कि रेडिएशंस जो हैं वो इमिट होती हैं। जब रेडिएशंस इमिट होती हैं तो उन रेडिएशंस को हम रेडियो एक्टिव रेज कहेंगे और एलिमेंट्स को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहेंगे। फिर आगे मैंने कुछ बातें बताई हैं कि अगर हम लोग उन रेज़ को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वहाँ पर उनका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का असर भी उन पर पड़ता है। वो सारा ये जितना भी उनके इफ़ेक्ट्स हैं, आयोनाइजेशन है, पेनिट्रेटिंग है, ये नेक्स्ट लेक्चर्स में हम जो है ना वो कम्प्लीटली डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ जस्ट आपने डेफिनेशन और इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन आपने करना है। नेचुरल, आर्टिफिशियल भी बेता होती है। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर 82 से कम होंगे वो स्पॉन्टेनियस इमिट नहीं करते। वो यहाँ पर हमने अनस्टेबल लिखा, ये अनस्टेबल हैं, गैर क़याम पज़ीर हैं। तो वो जो एलिमेंट्स होंगे उन्हें हम कहेंगे वो स्टेबल हैं। वो स्टेबल एलिमेंट्स को जब बम्बार्डमेंट की जाती है न्यूट्रॉन्स की, किसी और एलिमेंट की, हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल की, तो उसके बाद उससे रेडिएशंस खारिज कराई जाती हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल, मसनूई आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, मसनूई ताबकारी। नेक्स्ट टॉपिक बेटा छोटा सा हमारा आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या हैं? आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के एटम्स हैविंग, जो रखते हैं सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटमी नंबर एक जैसा हो बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, उनके क्या होंगे? डिफरेंट एटॉमिक मैसेज जो हैं वो डिफरेंट होंगे। तो उन्हें हम क्या कहेंगे? आइसोटोप्स कहेंगे। उस एलिमेंट के वो आइसोटोप कहलाएंगे। क्या कहा कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें उनके एटम्स ऐसे पाए जाते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन नंबर, उनमें प्रोटॉन्स की तादाद तो सब में सेम होगी, लेकिन उनका जो टोटल मैस है, मास नंबर जो है वो चेंज होगा, डिफरेंट होगा। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। अब बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट। जिस तरह हम हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स पढ़ते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, तो उसमें हम देखते हैं, हमने हाइड्रोजन का जो सिंबल है वो H है। यहाँ पर 1 हमने एटॉमिक नंबर को शो कराया और ये मैस नंबर को, एटॉमिक मैस को शो कराया 1, यानी कि एक प्रोटॉन है और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर एटॉमिक मास में कलेक्टिवली होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, तो 1 लिखा है, 1 तो प्रोटॉन था, वही प्रोटॉन यहाँ शो हो रहा है।
अगर हम ड्यूटेरियम की तरफ आते हैं, ड्यूटेरियम में देखें एटॉमिक नंबर सबका सेम, यानी कि प्रोटॉन्स की तादाद, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ये चेंज नहीं हो रहे, उसका चार्ज नंबर चेंज नहीं हो रहा, प्रोटॉन्स की तादाद सब में बराबर है, एक जैसी है, एटमी नंबर सेम है। यही अभी हमने बात की है। अब हैं तो हाइड्रोजन के ही डिफरेंट एटम्स, जब यहाँ पर इसका ऊपर देखा तो एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट था। अब एक प्रोटॉन है तो यहाँ तो दो है, इट मीन्स एक न्यूट्रॉन ऐड हो गया, तो दो मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की कलेक्टिवली स्ट्रेंथ को हम मास नंबर या एटॉमिक मास बोलते हैं। तो यहाँ पर एक प्रोटॉन है ट्रिटियम में और यहाँ पर 3 है, तो इसका मतलब है यहाँ पर न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 2। अब एक बात मज़ीद आप लोगों को, स्टूडेंट्स को अक्सर इम्तिहान में पूछ लेता है एग्जामिनर ऑब्जेक्टिव के लिहाज से कि बेटा आप लोगों ने यहाँ पर बताया कि ये डिफरेंट हैं, एटॉमिक नंबर सेम हैं और एटॉमिक मैसेज जो हैं, मैस नंबर जो हैं वो चेंज हैं इनके, इन्हें हम आइसोटोप कह रहे हैं, ये एक ही एलिमेंट के हैं। इनमें कौन सी चीज़ वेरी करती है? VARY, वेरी, चेंज। कौन सी चेंज इसमें है? 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन हैं, न्यूट्रॉन हैं और इलेक्ट्रॉन हैं। इनमें वेरिएशन किस में आ रहा है? अब हम कंसेप्ट्स की तरफ जाएंगे। अब हम कहेंगे कि एटॉमिक नंबर तो सब में क्या है? सेम, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। जब एटॉमिक नंबर सेम है तो प्रोटॉन तीनों में 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1। जब प्रोटॉन 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स की तादाद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के बराबर होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन है। अब जी भाई जब मैस नंबर पे आते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है, वेरिएशन आ रहा है मैसेज में। और मास नंबर या मास में हमने क्या चीज़ें पढ़ी थी? 2 कलेक्टिवली कंबाइन करते हैं, किस चीज़ को? प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को। हिंट दे रहा हूँ, अब कंसेप्ट की तरफ आ रहे हैं। अब हम कह रहे हैं प्रोटॉन्स वेरी नहीं कर रहे और मैस नंबर चेंज है, तो फिर कौन सी चीज़ वेरिएशन में आ रही है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वेरी कर रहे हैं। न्यूट्रॉन्स की तादाद आइसोटोप्स में हर किसी में तब्दील होगी। अगर कोई आपसे पूछ लेता है तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो कि आइसोटोप्स में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स चेंज नहीं होते। क्या चीज़ चेंज होती है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वेरी करते हैं एक आइसोटोप से दूसरे आइसोटोप में। नेक्स्ट वन बेटा, ये मैंने इसकी जस्ट आपने डेफिनेशन देनी है, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर रखना है और उसकी एग्जांपल दे देनी है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, डेफिनेशंस हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से, एग्जांपल लाजमी देनी है। नेक्स्ट है रेडियो आइसोटोप्स, एक वर्ड यूज़ हो जाता है। यहाँ हमने क्या किया बेटा? आइसोटोप का वर्ड था, यहाँ क्या वर्ड है? रेडियो आइसोटोप। वहाँ जनरल डेफिनेशन लिखी कि आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेज, वो आइसोटोप है। अब हमने क्या कहना है? रेडियो आइसोटोप। अब रेडियो का लफ्ज़ आ गया, यहाँ पर हमने लफ्ज़ों से पकड़ना है, वो आपको भुलाने के लिए रेडियो आइसोटोप, बच्चे वही डेफिनेशन कर रहे होते हैं। आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस आर कॉल्ड रेडियो आइसोटोप्स। ये नहीं, रेडियो का वर्ड यूज़ हो गया तो आपने उसमें एलिमेंट भी कौन सा लेना है? कंडीशन है, आपको क्लियर बता रहा हूँ। उसमें आपने क्या लेना है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? रेडियो एक्टिव एलिमेंट की बात करेंगे। यानी कि क्या कहेंगे? आइसोटोप्स, रेडियो आइसोटोप्स, यहाँ पर वही लफ्ज़ लिखेंगे, रेडियो आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट नहीं कहेंगे। कौन सा एलिमेंट? रेडियो एक्टिव एलिमेंट having the same atomic number but different atomic masses is called radioisotopes या are called radioisotopes। क्या डेफिनेशन बताई बेटा मैंने कि दी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, यहाँ पर डेफिनेशन में कंडीशन है, शर्त है कि आपने किसका जिक्र करना है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जिक्र करना है, उसके आइसोटोप्स बताने हैं, जनरल वे में नहीं बताने। आपने रेडियो आइसोटोप्स को क्लियर करना है। तो क्या कहेंगे? द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, नाम क्या ले रहा हूं? द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेज आर कॉल्ड रेडियो आइसोटोप्स। के ऐसे
रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जिनके एटमी नंबर एक ही हों, मास नंबर मुख्तलिफ हों, उन्हें हम क्या कहेंगे? रेडियो आइसोटोप्स। अब देखें, हमने यहाँ एग्जाम्पल प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम की नहीं दे सकते क्योंकि वो स्टेबल एलिमेंट हैं, हमने अनस्टेबल की देनी है। हमने ऐसे एलिमेंट की एग्जाम्पल देनी है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो, जिससे नेचुरली क्या हो रही हो? रेडिएशंस खारिज हो रही हों, जिसका एटॉमिक नंबर 82 से या 82 से ग्रेटर हो। तो यहाँ पर यूरेनियम हमने दी 92, 235 इसका एक आइसोटोप, और 92 एटॉमिक नंबर सेम है। अगला उसका मास नंबर क्या है? 236। आई होप कि बेटा ये क्लियर हुआ होगा कि आइसोटोप्स की डेफिनेशन अलग, उसकी एग्जाम्पल अलग। रेडियो आइसोटोप्स आ जाता है, उसकी डेफिनेशन रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज़ करेंगे और उसकी एग्जाम्पल अलग। बैकग्राउंड रेडिएशन छोटा सा टॉपिक है। बैकग्राउंड रेडिएशंस क्या हैं? द रेडिएशंस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू डिफरेंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस आर कॉल्ड बैकग्राउंड रेडिएशन। बेटा हमारे एटमॉस्फेयर में ये पहाड़ी इलाका जाते हैं, जितने इधर डीजी खान की तरफ यहाँ पर न्यूक्लियर के हवाले से हमें पता है कि जो है वो पहाड़ों पर जो है वो ज़र्रात पाए जाते हैं। तो उनसे जब सूरज की रोशनी उन पर पड़ती है तो उनसे रेडिएशंस खारिज होती हैं। उनसे क्या होती हैं बेटा? रेडिएशंस खारिज होती हैं। और वही मट्टी की सूरत में, मट्टी के साथ मिलकर बारिशें जब आती हैं, हैवी रेन होती है, तो पहाड़ों से वो मट्टी के साथ बहकर दरियाओं में और फिर इस तरह पूरे हमारे इलाके में ज़्यादा क्वांटिटी में बेशक नहीं होती, और ऐसी वो रेडिएशंस होती हैं जो लकीली खुशकिस्मती से हमारी बॉडी जो है वो उनको अब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखती है। और हमारी बॉडी पर जो बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो जब हार्मफुल रेडिएशंस हों, यानी कि रेडियो एक्टिव जो हैं वो अगर एक्सेस अमाउंट में कहीं से हैं और हम ऐसे सोर्स के करीब चले गए हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव रेज जो हैं वो इमिट हो रही हैं, तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होंगी और हमारी बॉडी फिर उनको अब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो बैकग्राउंड रेडिएशंस क्या है? रेडिएशंस जो प्रेजेंट रहती हैं हर वक्त, खुद ब खुद नेचुरली जो हैं वो इमिट हो रही हैं। वो नेचुरली, मैंने कहा था कि पहाड़ों पर जो है, रॉक्स पर जो हैं, वहाँ से जो सूरज की रोशनी उन पर पड़ रही है, रेडिएशंस आ रही हैं, तो एटमॉस्फेयर के अंदर हर ऑब्जेक्ट उसको अब्जॉर्ब कर रहा है, तमाम ऑब्जेक्ट्स उनको ले रहे हैं, तो उन रेडिएशंस को हम क्या कहेंगे? बैकग्राउंड रेडिएशंस। और कुछ रेडिएशंस ऐसी हैं जो आउटर स्पेस से आ रही होती हैं। वो आउटर स्पेस से जब हम पर आ रही हैं, हम उन्हें ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं एवरीबॉडी, उन रेडिएशंस को नाम दिया गया कॉस्मिक रेडिएशंस। ये डेफिनेशंस के हवाले से हैं बेटा, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे। तो ये कहाँ से, अगर कहाँ से आ रही हैं? हमारे एटमॉस्फेयर की रेडिएशंस हैं, वो मैंने बताया है, वो बैकग्राउंड रेडिएशंस। और ऐसी रेडिएशंस जो आउटर स्पेस से आ रही हैं अर्थ पर और उन्हें हम रिसीव कर रहे हैं, तो वो रेडिएशंस कौन सी होंगी? कॉस्मिक रेडिएशंस। बेटा आप लोगों ने इस लेक्चर को प्रिपेयर करना है। विशिंग यू ऑल दी बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।